हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य। हम स्टार्ट करे थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमने कुछ बेसिक नियम पढ़े थे जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स का चैप्टर है आरबीएससी में, तो इसलिए आपको अच्छे से कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज उसके आगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, क्या, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इसमें क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो हम बात करते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है बायो-सेवर्ट का नियम। तो अगर हम बायो-सेवर्ट का नियम डिस्कस करें तो हमारा टॉपिक क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम, सेवर्ट नहीं लिखते हैं, बायो-सावर्ट लिखते हैं, बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम, देखिए बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स का नियम क्या कहता है, या बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण क्या कहता है ये नियम, किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताया, बायो-सेवर्ट का नियम किस काम आता है, किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण, किसके कारण, धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका उपयोग है किसका, बायो-सेवर्ट के नियम का। तो हम जानते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने ऐसा माना हमने क्या माना, हमने माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक हो गया। इस तरह से एक कोई धारावाही चालक ले लिया, ऐसे बढ़िया चालक बना देते हैं हम। ये एक धारावाही चालक हो गया, नाम दे दिया हमने एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, एक धारावाही चालक है। हमने यहाँ पे नाम दे दिया एक्स वाई एक धारावाही चालक है। ठीक है, तो ये लिया हमने एक्स वाई एक धारावाही चालक हो गया इस तरह से, जिसमें जो धारा है वो एक्स से वाई की ओर प्रवाहित होती है। धारा कैसे प्रवाहित होती है, एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो इसमें जो धारा है वो एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा कैसे प्रवाहित होती है, एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर, कुछ इस प्रकार से। ये धारा की दिशा हो गई आई, जो एक्स से वाई की ओर प्रवाहित होती है। इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा भाग ले लिया, अल्पांश भाग ले लिया, जिसके कारण हमें इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, एक अल्पांश भाग ले लिया, यहाँ पे एक अल्पांश भाग लिया कुछ इस प्रकार से, डीएल लंबाई का। ये डीएल लंबाई का एक भाग ले लिया, छोटा सा अल्पांश भाग ले लिया। ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बढ़िया दिखे आपको, इस पर करते हैं। ओके, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे बायो-सेवर्ट के नियम की। तो हम कहेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, इस पर सॉल्व करते हैं इसको, तो समझें। एक बार हम लिखते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम, सावर्ट का नियम। देखिए क्या कहता है ये बायो-सावर्ट का नियम, या हम कह सकते हैं क्या है, बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ या बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण, किसके कारण, धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये धारावाही चालक हो गया एक, हमने माना ये क्या हो गया, एक धारावाही चालक है एक्स वाई, जिसमें आई धारा इस चालक में कितनी धारा है, आई धारा है
जो x से y की ओर प्रवाहित होती है। ये I धारा प्रवाहित हो रही है x से y की ओर। इस चालक की सतह पर एक AB, हमने कोई छोटा सा अल्पांश लिया dl लंबाई का। क्या नाम दिया इसको अल्पांश को? AB। कितना? AB। एक धारावाही चालक पर dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं। कितनी लंबाई का लेते हैं? dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं। ये छोटा सा हमने एक अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा भाग ले लिया, जिसके कारण हमको क्या है, इस चालक से स्मॉल r दूरी पर, इस चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक बिंदु हो गया P। इस बिंदु P पर इस धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से एक धारावाही अल्पांश हो गया, इस धारावाही चालक के x और ये y, इस धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण ये कोण हमने मान लिया ये है थीटा। तो इसकी चालक की सतह पर dl लंबाई का एक AB अल्पांश लेते हैं। कितनी लंबाई का लेते हैं? dl लंबाई का एक अल्पांश भाग लिया हमने इस तरह से। ये एक dl लंबाई का अल्पांश लेते हैं। AB, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई? dl लंबाई के एक अल्पांश लेते हैं। इस अल्पांश के कारण हमको क्या करना है? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस अल्पांश से स्पर्श रेखीय, कैसे? स्पर्श रेखीय एक हमने स्पर्श रेखा बना दी इस अल्पांश से, ऐसे, जो धारा घटक को व्यक्त करता है। इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा बना दी, और ये स्पर्श रेखा किस बात को व्यक्त करती है? यहाँ पे आइडियल वेक्टर को व्यक्त करती है। ये व्यक्त करेगी आपकी क्या? आइडियल वेक्टर। I धारा x से y की ओर प्रवाहित होती है। क्या बताया? बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से एक धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने माना XY एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा x से y की ओर प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। कहाँ से कहाँ तक? x से y की ओर। तो ये I धारा जो है वो x से y सिरे की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह से I धारा जा रही है x से y की ओर। तो हमको क्या करना है? इस धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण dl लंबाई के एक भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा इस अल्पांश के dl लंबाई के अल्पांश से स्मॉल r वेक्टर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दें, हमने पढ़ा था दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो धारा की दिशा ऊपर की ओर जा रही है। धारा की दिशा कैसे जा रही है? दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे जो दिशा बताएगा। तो हमने कहा कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है जो ऊपर की ओर, और उंगलियां उस बिंदु को निरूपित करती हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब इसको क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्रॉस से। मान लो ये वाला बिंदु इधर की तरफ लिया गया होता तो हम कहते अंगूठा धारा की दिशा को और उंगलियां उस बिंदु को निरूपित करेंगे जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फिर डॉट से प्रदर्शित करते। इधर की तरफ होता तो इधर की तरफ आ रहा है तो किससे सॉरी किससे प्रदर्शित करेंगे? क्रॉस से। तब धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या बताया? धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो देखें कौन कौन से कारक हैं जिन पर ये निर्भर करेगी।
पहला कारक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। पहला क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करने के कारण, इसमें हमने कहा है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब dB समानुपाती dl, दूसरा समीकरण। तीसरा, अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश एवं प्रेक्षण बिंदु के मध्य बनने वाले कोण साइन थीटा के समानुपाती होता है। जैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो इधर की तरफ साइन जाएगा, इधर की तरफ कोस जाएगा, तो ये किसके समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3। मतलब अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अल्पांश और प्रेक्षण बिंदु के मध्य बनने वाले कोण साइन थीटा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश एवं प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। अल्पांश एवं प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 4 समीकरण हो गए, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 2 3 एवं 4 से क्या लिखा हमने, समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 2 3 एवं 4 से, 1 2 3 एवं 4 से। इन समीकरणों से हम देखें तो क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे dB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे हम तो एक नियतांक आ जाएगा, तो यह जाएगा dB बराबर K IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई, dB बराबर K IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। हम इसमें बात करें CGS में, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में, तो अगर हम बात करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में हम क्या कह सकते हैं कि जो K है उसका मान 1 होता है। अगर ऐसा हो जाए कि K का मान 1 है CGS पद्धति में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी dB बराबर, इसमें K की जगह 1 लिख दें तो हम आ जाएगा IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, और इसकी इकाई क्या आएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, यहाँ पे गॉस। ठीक है, इसको कैपिटल G से प्रदर्शित करेंगे, गॉस को। ये CGS की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे बात कर लें SI पद्धति की, तो हमने कहा SI पद्धति में, इधर कह देते हैं क्या, SI पद्धति में, SI पद्धति में, SI पद्धति की बात करें कि SI पद्धति में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं SI पद्धति में जो K का मान है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 10 की पावर -7। तब हम ऐसे कह सकते हैं dB सॉरी क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, dB बराबर K की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ये बन जाएगा IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। यहाँ पे अगर इकाई की बात करें तो वो आएगी टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या आएगी, टेस्ला। टेस्ला को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, ये इनकी इकाई आ गई टेस्ला। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, जो हमने बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो आंकिक मान होता है वो होता है 10 की पावर -7। याद रखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी इकाई आएगी, क्या आएगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या आपको आवश्यकता पड़े कभी केवल कि म्यू नॉट का ही मान चाहिए, तो म्यू नॉट का मान होता है आपका केवल 4 पाई 10 की पावर -7, इकाई सेम रहेगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी इकाई बनेगी। ठीक है, तो ये बायो सेवर्ट का नियम हो गया।
अब जो आपसे बात पूछी जाती है वो ये पूछ लेते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। क्या पूछ लिया जाता है? बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। तो सदिश रूप हमेशा एसआई में आएगा। तो देखिए आगे लिखते हैं हम बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। क्या लिखेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। तो यह हमने लिखा बायो-सेवर्ट के नियम का, बायो-सेवर्ट के नियम का, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। तो बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप क्या कहेगा कि देखो हमने लिखा बायो-सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dV बराबर μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब इसको अगर सदिश में बदलना है तो किसी अदिश को सदिश में बदलने के लिए क्या करते हैं? इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं। इकाई सदिश से गुणा करेंगे तो यह जाएगा dV वेक्टर बराबर क्या बना? μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे इकाई सदिश r कैप से। इकाई सदिश से गुणा करते हैं तो कोई अदिश सदिश में बदल जाता है। अगर आपने इकाई सदिश से गुणा किया मतलब हम ये कह सकते हैं आपका यहाँ पे r कैप का जो मान आएगा वो आता है r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का परिमाण। अगर ये मान आएगा तो हम इस बात को ऐसे लिख पाएंगे, क्या हम लिख पाएंगे क्या? dB वेक्टर इक्वल टू μ0/4 dB वेक्टर इक्वल टू μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर, IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर, और ये बनेगा r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? dB वेक्टर बराबर μ0/4 इंटू ये कांस्टेंट है, ये अदिश राशि है। अब dl साइन है तो क्रॉस गुणा होगा, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, और मोड r का गुणा होगा तो हम लिख पाएंगे मोड r वेक्टर का क्यूब। क्या लिख पाएंगे? मोड r वेक्टर का क्यूब। ये बायो-सेवर्ट का नियम में सदिश रूप हो गया। सदिश रूप पूछे तो आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं μ0/4 IDL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब जो धारावाही चालक में दिशा आएगी जो धारा की, वो किसके अनुसार ज्ञात की जाती है? dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की सहायता से। तो इसको हम दाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें हमने यहाँ पे इसको दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया। कैसे आई है ये दिशा? ये इस प्रकार से कि अंगूठा धारा की दिशा को, अंगूठा किसको बता रहा है? धारा की दिशा को बता रहा है, और उंगलियां उस बिंदु को निरूपित करती हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये बिंदु को निरूपित कर रही हैं। कैसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब क्रॉस। समझ पा रहे हैं? अगर ये वाला बिंदु इधर की जगह में इधर ले लेता तो कैसे आता? ये वाला क्षेत्र आता आपका डॉट। क्या आता आपके पास क्षेत्र? ये आता डॉट, और इधर लिया है तो क्या आया है? क्रॉस। तो आप नियम समझ गए होंगे, ये होता बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट के नियम में दो कंडीशन है कि अगर जो प्रेक्षण बिंदु है वो धारावाही चालक की सतह पर स्थित हो। प्रेक्षण बिंदु कहाँ स्थित हो? धारावाही चालक की सतह पर। तो अगर प्रेक्षण बिंदु धारावाही चालक की सतह पर स्थित है, मतलब ये एक आपके पास धारावाही चालक हो गया। प्रेक्षण बिंदु जो है वो धारावाही चालक की सतह पर, मतलब या तो इधर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा, और धारा प्रवाहित हो रही है उसके विपरीत दिशा में भी ले सकते हैं आप आइडियल वेक्टर, तो थीटा 180 डिग्री बनेगा। और दोनों स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र शून्य आएगा। या तो धारा की दिशा में ले आइडियल वेक्टर को, धारा की दिशा के अनुदिश, या धारा की विपरीत दिशा के अनुदिश। तो हम पढ़ चुके हैं कि dV बराबर μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो अब साइन 0 रखो तब भी 0 होगा, और साइन 180 रखो तब भी 0 होगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य मिल जाएगा।
लेकिन अगर हम कहें अगली कंडीशन में कि जो प्रेक्षण बिंदु है वो धारावाही चालक की सतह के लंबवत लिया गया है, ये एक धारावाही चालक है और जो प्रेक्षण बिंदु है वो क्या है, धारावाही चालक की सतह के कैसे लिया गया है, लंबवत। लंबवत लेंगे मतलब ये प्रेक्षण बिंदु हो गया 90 डिग्री पर, और जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है इसमें ऊपर की तरफ। तो अगर हम कहें ये r दूरी पर, तो अब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे dB बराबर μ0/4 इंटू IDL sin 90/r²। ठीक है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो अधिकतम आएगा इस स्थिति में, और वो मैक्सिमम कितना होगा, μ0/4 इंटू IDL/r²। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।